सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था आई विल बी कमिंग विद अनदर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस फॉर यू। ये जून 2006 के लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं among the 50 questions which come in part 1 NTNL. Now again I am repeating, मेरे इस चैनल पे अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी पढ़ा है, आप अपना पार्ट 2 पे कंसंट्रेट करिए। पार्ट 1 की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जैसा मैं वीडियोस में कराती जा रही हूँ, जैसा मैं कहती जा रही हूँ, ये आपको लर्न करना है वो आप लर्न करेंगे, ये आपको अंडरस्टैंड करना है ये आप अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे वैसे करते जाइए। अपने पार्ट 1 की सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरे वीडियोस फॉलो करते जाइए। बट आप लोग लाइक और शेयर करिए और एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है टू कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। वो एक असर्शन कह रहा है, एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जिसे हम असर्ट कर रहे हैं और यहाँ इसका रीजन दिया है। देखिए, एरोसोल्स हैव द पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग द क्लाइमेट। एरोसोल्स इंटरेक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन। यहाँ पे हमारे को देखना है कि एरोसोल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें इन टाइप के सेंटेंसेस में हमें देखना होता है इनकी truthfulness, whether ये both the statements are true or not, and we have to check whether R is the correct reason for A or not. Now, going for this question, first I'd like to tell you what are aerosols. Now, aerosols are tiny particles in the air that are produced when we burn different type of fossil fuels like coal, petroleum, wood, etc. ये आपको पता करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। Aerosols have a profound effect on the climate change, just like the greenhouse gases, because they are able to change the Earth's radiative balance or energy balance. Aerosols जो हैं climate को modify करते हैं, क्यों? Because they have got the ability to maintain the radiative or energy balance of the earth by कैसे करते हैं? They control that how much energy from the sun reaches the surface by changing the amount that is absorbed by the atmosphere and the amount which is reflected or scattered back out to the space. तो aerosols जो है they have the, now we'll check, मैंने आपको reason भी बता दिया। Aerosols have the potential to modifying the climate. जी हाँ, ये sentence बिल्कुल सही है। Now aerosols interact with both short waves and radiation. Yes, ये इन्हें interact करना पड़ता है क्योंकि ये एटमोस्फेयर में इस चीज को बैलेंस करते हैं कि कितना हमारा एनर्जी फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब करनी है अर्थ के सरफेस पर, कितनी हमारे को रिफ्लेक्ट बैक करनी है। सो दे हैव टू इंटरेक्ट विद बोथ द रेज। नाउ मुझे बताना है कि वेदर ए आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो जी हाँ, आर जो है इंटरेक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। व्हाई? बिकॉज मैंने जस्ट आपको बताया था कि अर्थ में जब तक वो शॉर्ट वेव्स और रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे दैट हाउ मच एनर्जी इज टू बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हाउ मच एनर्जी इज टू बी एब्सॉर्ब। तो हम कह सकते हैं कि ए इज ट्रू, B is true, sorry, R is true and R is the correct explanation for A. ये हमारा क्या है? सही है सेंटेंस। आगे देखिए, R is true, ये सही है। R is true, तो A is true, R is true सही है, but R is not the correct explanation for A. ये सही नहीं है because R is the correct explanation for A. अब ये कह रहा है A is true, ये तो सही है, but R is false, ऐसा नहीं है। A is false, R is true, ये भी नहीं है। So we will go for option number A. तो हमारा option number A क्या है? This is the correct option. Now, so in this way we approach for these type of questions. Now I'll be going for another question. C क्या कहता है? Another next question वो जो है वो हमसे पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ SITE। देखिए SITE की वो हमसे क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए SITE की जो फुल फॉर्म है वो है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये जो है आपका SITE, it was an experimental satellite communication project, experimental satellite communication project launched in India in 1975 and it was designed jointly by NASA and ISRO. तो ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, कई बार ऐसे ही आ जाती हैं ये रिपीट होकर चीजें। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन that established by the Indian government for conducting research at Antarctic? ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा। इट्स नेम इज दक्षिण गंगोत्री, राइट? यू हैव टू लर्न इट।
नाउ विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मीन्स एमएचआरडी इंक्लूड्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एमएचआरडी क्या क्या इंक्लूड करता है? देखिए, मेनली ये इंक्लूड करता है आपका स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, विमेन, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. एमएचआरडी आपका मेन 3 चीजें पे एम्फेसाइज करता है: स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अब स्कूल एजुकेशन में आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन भी आ जाती है, प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाती है, एंड सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन भी आ जाती है. तो देखिए, ये कहता है एमएचआरडी इंक्लूड, ये सब आपको लर्न करना है. ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एमएचआरडी पे. अभी हमने पहले देखा था क्वेश्चन कि एमएचआरडी से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड है. यहाँ पे पूछ रहा है एमएचआरडी से एमएचआरडी किन किन को इंक्लूड करता है. डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लिटरेसी, यस, क्योंकि सारी एजुकेशन नर्सरी से लेके 12th तक की सारी एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन प्लस विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, यस, ये 12th तक की आ गई. इसके बाद ये हायर एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड, यस, all of the above, yes. So we'll go for answer number D. So in this way we'll be proceeding for these type of questions. Now next question जो हमें देखना है वो क्या है? He is saying Parliament can legislate on matters listed in the state list. ये आपको याद करना पड़ेगा. With the permission, with the prior permission of president? No, ये नहीं होता है. After, only after the constitution is amended suitably? No, ये भी नहीं होता है. In case of inconsistency among state legislatures? No. इसका आंसर है at the request of 2 or more states. 2 or more states की request के बाद ही ऐसा होता है. So you have to learn this, right? Now the next question which follows is, एक पाई चार्ट दिया आपको, बहुत सिंपल पाई चार्ट है ये. फॉलोइंग पाई चार्ट दिया है जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एक कंट्री का एक्सपेंडिचर वेरियस स्पोर्ट्स पे है. पहले तो देखिए आप इस पाई चार्ट को रीड कैसे करेंगे. यहाँ पे ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी है, से एक्स है, उसका 15% ऑफ एक्स जो है कंट्री स्पेंड करिए हॉकी पे, 15% ऑफ एक्स फुटबॉल पे, 10% ऑफ एक्स टेनिस पे, एंड सो ऑन. This pie chart is interpreted like this. Now वो कह रहा है the ratio of the total expenditure on football to that ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी. तो इसमें आपको रेशियो फुटबॉल और हॉकी के एक्सपेंडिचर का निकालना है. तो आप यहाँ देख सकते हैं फुटबॉल का एक्सपेंडिचर कितना है 15%, हॉकी का एक्सपेंडिचर कितना है 15%. तो आप रेशियो 15:15 का रेशियो निकालेंगे. तो वो रेशियो आपका कितना आता है? जी हाँ, बताइए मुझे. 15:15 का रेशियो कितना आता है? 1:1. सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1:1. नाउ विल बी गोइंग डाउन टू अनदर क्वेश्चन. क्या कहता है? इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में जो है आपका पूरी कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है स्पोर्ट्स का वो सपोज था 1,20 lakhs, देन हाउ मच वाज स्पेंट ऑन बास्केटबॉल. तो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट बास्केटबॉल में स्पेंड हो रहा है? देखिए बास्केटबॉल में 12.5% स्पेंड हो रहा है. बास्केटबॉल में 12.5% स्पेंड हो रहा है. तो यहाँ पे आप 12.5% ऑफ 1,20 lakhs निकालेंगे. हाउ मच आप निकालेंगे? 12.5% ऑफ, मैं आपको करके बता देती हूँ. यहाँ पे आप निकालेंगे इस एक्सपेंडिचर के लिए 12.5% ऑफ किसका? 1,20 lakhs आप यहाँ पे निकालेंगे. एंड दैट कम्स आउट टू बी, जब आप इसे करेंगे तो वो आपका आएगा 15 lakhs. ये आएगा आपका 15 लाख. सो योर आंसर वुड बी डी. ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर आएगा डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ यू विल बी गोइंग फॉर अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पाई चार्ट. देखिए द चार्ट शोज दैट मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द कंट्री इज वेरी सिंपल. मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द कंट्री कौन सा होगा? ऑब्वियसली जिसको हमने सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही होगी कंट्री. तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कंट्री किस पे कर रही है? क्रिकेट पे कर रही है. तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है आपका? क्रिकेट है. So your answer C is the right answer. Now we'll be going for another question. Another question क्या कहता है आपका? Out of the countries following countries expenditure is the same on हॉकी एंड टेनिस. तो देखिए हॉकी एंड टेनिस पे क्या सेम है? इसमें आप ABCD को चेक कर दीजिए. हॉकी और टेनिस सेम नहीं है 15 and 10. सो आपका ये आंसर सही नहीं है.
सेकंड गोल्फ एंड बास्केटबॉल, देखिए गोल्फ एंड बास्केटबॉल 12.5 जी हाँ, गोल्फ एंड बास्केटबॉल में सेम है, बाकी आप देखेंगे इनमें डिफरेंट आए एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा गोल्फ एंड बास्केटबॉल हमारा क्या होगा आंसर होगा, इसमें सेम आ रहा है क्योंकि राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हमारा जून 2006 का खत्म हो जाएगा पेपर, वो क्या है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट, यहाँ पे इसने क्या दे दिया टोटल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ 50 lakhs, पहले दिया था 1 करोड़ 20 lakhs, वो डिपेंड करता है, वो चेंज करके दे सकता है। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर on sport during the year was 1 crore 50 lakhs, the expenditure on cricket and hockey together, तो देखिए क्रिकेट पे जो एक्सपेंडिचर है और हॉकी पे जो है वो एड ऑन कर लीजिए। क्रिकेट पे कितना एक्सपेंडिचर है टोटल का 25%, हॉकी पे 15%, तो आप क्या करेंगे 25 प्लस 15 कितना होता है 40%। तो देखिए इसमें इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे 25 प्लस 15 आपका कितना हुआ 40%, तो आप जो है 40%, अब आप नेक्स्ट क्या निकालेंगे 40% ऑफ किसका आप निकालेंगे 1 करोड़ 50 lakhs का क्या निकालेंगे 40%, और वो आपका सॉल्व करने के बाद आएगा कितना 1 करोड़ 50 lakhs का 40% आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 60, ये आप करके देखिएगा 60 lakhs, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, जी हाँ इसका आंसर होगा हमारा ए, पार्ट ए वुड बी द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर द वेरियस क्वेश्चंस। सो आवर जून 2006 पेपर इज ओवर। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम से मैं जून का वो 2006 का दिसंबर का पेपर डिस्कस करूंगी। सो please do follow my videos, like and share them, and please do subscribe to my channel. Thank you.